प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको जो वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें मेरा विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा वर्कशॉप, कार्यशाला का जो टॉपिक है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कार्यशाला क्या है, कार्यशाला में किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, कार्यशाला क्यों आयोजित की जाती है, कार्यशाला के अंतर्गत निम्न कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तृत। तो एमएड सिलेबस के अनुसार जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस बनाया गया है उसके अंतर्गत हमारी कार्यशाला का भी उसमें विषय वस्तु सम्मिलित की गई है। उसी के अंतर्गत मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। आप इसको धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, क्योंकि मैं रोजाना नई नई वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, विषय वस्तु के अनुसार वीडियो बना रहा हूँ। आप उनको देख रहे होंगे, क्योंकि महाविद्यालय की ओर से आपको ऑनलाइन जो क्लासेज की व्यवस्था की सुविधा दी गई है उसका आप लाभ उठाएं और लाभ उठाते हुए आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर के महाविद्यालय में मेरिट में अपना स्थान बनाएं, ऐसी आशा हम रखते हैं। आप के लिए हम विषय विशेष जो हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे साथी बंधु हैं, अध्यापक हैं, उनके द्वारा प्रत्येक विषय के अलग अलग वीडियो लेकर के हम आ रहे हैं। आप उनको देखें और समझें। तो कार्यशाला के अंतर्गत हम अगर बात करें तो कार्यशाला वस्तुतः उस क्रियात्मक कौशल का क्षेत्र है जहां अनुसंधानकर्ताओं से क्रियात्मक कार्य करने के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कार्यशाला में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी विधियां, उपायों एवं निष्कर्षों को अब कब, कहां, कैसे प्रयोग में लाया जाए। कार्यशाला के अंतर्गत हम कई प्रकार की जानकारी हम शोधार्थियों के लिए, प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण के दौरान हम देते हैं कि कार्यशाला में क्रियात्मक कौशल का विकास किया जाता है। ये क्रियात्मक कौशल का क्षेत्र होता है, इसमें कार्य किया जाता है, क्रियात्मक कार्य किया जाता है। जो भी अनुसंधान करते होते हैं, अनुसंधान कर रहे होते हैं, उनको क्रियात्मक कार्य कराने के लिए उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वे अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर सके, कब, कहां, कैसे इनका प्रयोग करना है ये उनको समझा सके। कब, कहां और कैसे इनका प्रयोग करना है ये उनको समझाते हैं। इसलिए हम इस कार्यशाला का आयोजन करते हैं। जो भी अनुसंधान करता, जो भी अनुसंधान कर रहे हैं, प्रशिक्षणार्थी कोई विषय पर खोज करते हैं या रिसर्च करते हैं, उनके लिए कार्यशाला बहुत ही उपयोगी होते हैं। अध्यापकों के लिए भी जो समस्या उनके लिए कार्यशाला आयोजित की जाती है, तो क्रियात्मक जो कार्य होता है उनके द्वारा हम समस्याओं का निराकरण कर देते हैं। तो हमें व्यवहारिक प्रशिक्षण भी उसके द्वारा हमें दिया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी उनके दिया जाता है। कब, कहाँ, कैसे इसका प्रयोग किया जाए, कौन सी विधि इसमें अपनाई जाए, ये ध्यान इसमें रखा जाता है। यही कार्यशाला कहा जाता है। अगर कार्यशाला के भाग लेने वाले व्यक्तियों के बारे में चर्चा करें तो कार्यशाला में निम्न प्रकार के व्यक्ति भाग लेते हैं, जिसमें हमें कई प्रकार की जानकारी उनके द्वारा हम प्रदान करते हैं। तो कार्यशाला में जो भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो है संचालक। सर्वप्रथम कार्यशाला में भाग लेने वाला व्यक्ति है संचालक, कन्वीनर। कन्वीनर इसमें कार्य का संचालन करता है। पूरा जो उस कन्वीनर पर ही उसका पूरा तैयारी का जुम्मा होता है, उसका संचालन उनका किया जाता है। आयोजक, ऑर्गेनाइजर
ऑर्गेनाइजर पूरी व्यवस्थाओं का आयोजन उसका करता है कि किस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जाए, किस प्रकार की ऑर्गेनाइज हमें करना चाहिए, क्या इसमें विषय वस्तु को सम्मिलित की जाए, क्या हमारा बिंदु रहेगा। इन सारी चीजों को आयोजकों को पता रहता है, आयोजक उसके अनुसार व्यवस्था करता है। विषय विशेषज्ञ सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी इसमें बुलवाए जाते हैं। जो भी हमारी कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं उसमें विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। बाहर से विशेषज्ञ नेशनल लेवल के या राज्य स्तर के या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के व्यक्तियों को यहाँ पर कार्यशाला में बुलाया जाता है, जो कि विषय विशेषज्ञ होते हैं। विषय के बारे में जानकारी, गहन जानकारी होती है और वो निष्कर्ष रूप में निचोड़ रूप में उनको जो भी हमारा कार्य किया जाता है उसको बता सकते हैं, उनकी कठिनाई को दूर करते हैं। ऐसे विशेषज्ञ सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भी कार्यशाला में बुलाया जाता है। सहभागी पार्टिसिपेंट भी इसमें जो सहभागिता अपनाते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्ति जो आते हैं उसमें पार्टिसिपेंट भी होते हैं, वो उसमें अपनी बात को रखते हैं और कार्य करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं और क्रियात्मक अनुसंधान के लिए कई प्रकार की समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान करने का उनमें प्रयास करते हैं। तो ऐसी जो खोज है, ऐसी जो क्रियात्मक कार्य है, उसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण, क्रियात्मक प्रशिक्षण साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण में उनको प्रदान किया जाता है। तो ये सहभागी पार्टिसिपेंट भी इसमें अपना भागीदारी निभाते हैं। तो मैंने कई प्रकार से आपको बताया कि कार्यशाला में भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें 4 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं। उनमें है संचालक, कन्वीनर होते हैं जो कि वो संचालन पूरी व्यवस्था का करते हैं, उनकी देख रेख में सारा कार्य किया जाता है। आयोजक पूरी जो व्यवस्था है उनके द्वारा आयोजन उसका किया जाता है। और विषय विशेषज्ञ सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी इसमें जो होते हैं, जो उनमें सब्जेक्ट के बारे में गहनतम जानकारी उनको होती है, उसके बारे में वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसके बारे में वो बताते हैं किस बिंदु को लेकर हमने कार्यशाला आयोजित की है। विशेषज्ञ जो होते हैं विषय के, उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, समझाया जाता है, उस विषय के बारे में जानकारी दी जाती है। सहभागी पार्टिसिपेंट भी इसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं, उनको कई प्रकार की जानकारी दी जाती है। जो भी उसमें भाग लेते हैं उनको इनके बारे में, आयोजन के बारे में समझाया जाता है। कई प्रकार की जानकारी उनको शोध के ऊपर दी जाती है, कार्यशाला के कार्य के ऊपर दी जाती है, क्रियात्मक अनुसंधान के ऊपर बताया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर बताया जाता है, विधि प्रविधि के ऊपर बताया जाता है, कब कहाँ कैसे इसका प्रयोग किया जाए, कैसे इसकी व्यवस्था की जाए, ये सब उसके अंतर्गत सीखते हैं। इसलिए हमें कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्तियों में 4 प्रकार के व्यक्ति है: संचालक, आयोजक और विषय विशेषज्ञ और सहभागी। इन पर ही हमारी कार्यशाला आयोजित की जाती है। अब हम कार्यशाला के उद्देश्यों की अगर बात करें तो कई प्रकार की बातें हमारे इसके सामने आती है। तो कार्यशाला के उद्देश्यों में हम 3 प्रकार से हमने इसको बांटने का प्रयास किया है। पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हमने इसको बांटने का प्रयास किया था। ज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती है, भावात्मकता के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है, क्रियात्मकता के अंतर्गत हम किस प्रकार से हम कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं। ये जो उद्देश्य होते हैं कार्यशाला के, उनके अंतर्गत हम कई बिंदुओं को लेकर के चलते हैं। तो हम कार्यशाला का ठीक प्रकार से उसको व्यवस्थित करने का, कार्यशाला को ठीक प्रकार समझने का इनके द्वारा प्रयास हम करते हैं। पहला है कठिन समस्याओं के समाधान ढूंढना। कार्यशाला के अंतर्गत कठिन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। ज्ञानात्मक अनुसार हम अगर देखें उद्देश्यों को तो कठिन समस्याओं का समाधान हमें ढूंढने का प्रयास भी हम कार्यशाला के अंतर्गत, जो भी शैक्षिक समस्या है या हमारे सामने कठिन समस्या आ जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में कठिन समस्या आ जाती है, या व्यक्तिगत रूप से कठिन समस्याएं आ जाती है, या इस विद्यालय में कठिन समस्याएं आ जाती है, या अनुसंधान के क्षेत्र में कठिन समस्याएं आ जाती है, उन कठिन समस्याओं के समाधान ढूंढना भी कार्यशाला का उद्देश्य माना जाता है। उसके अंतर्गत उन समस्याओं को हम क्रियात्मक अनुसंधान करें, छोटी मोटी समस्याओं को उसमें निराकरण करना सीखे, हम अनुसंधान करते हुए, क्रियात्मक अनुसंधान करते हुए समस्याओं को हम दूर करें। ऐसी कठिन समस्याओं को समाधान करने का, ढूंढने का प्रयास भी इनके द्वारा हम करते हैं। ये भी उद्देश्य के अंतर्गत, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है अनुसंधान के सामाजिक दार्शनिक पक्षों का विवेचन। अनुसंधान के सामाजिक दार्शनिक पक्षों का भी विवेचन इसके अंतर्गत किया जाता है। जो भी अनुसंधान है, खोज है, जो भी व्यक्ति या रिसर्च जो बालक कर रहा है या विद्यार्थी कर रहा है, उसमें सामाजिक तौर पर दार्शनिक पक्षों का भी विवेचन इसमें किया जाता है। हम हर चीज को अनुसंधान क्षेत्र से के अनुसार हम
समाज से रिलेटेड करते हुए, दार्शनिक पक्षों को जोड़ते हुए कई प्रकार से हम इन पक्षों का विवेचन उनके द्वारा कर सकते हैं। हम आगे जाकर फिलोसफिकल रूप से हम सोचें इसका क्या और आगे जाकर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, सामाजिक तौर पर अनुसंधान जो कर रहे हैं ये कितना प्रभावी हमारा रहेगा, इनकी विवेचना करना भी हमारे जो ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है इसके अंतर्गत आता है। क्योंकि अनुसंधान करना, खोज करना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर चीज़ में हमें अच्छी प्रोग्रेस के लिए, अच्छी और उपलब्धि के लिए, अच्छी जानकारी के लिए, अच्छी कठिनाई को दूर करने के लिए हमें अनुसंधान करते रहना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में दिनों दिन अनुसंधान होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि अनुसंधान की बहुत आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो नए नए आयाम आ रहे, नए नए जो समय परिस्थिति के अनुसार अनुसंधानों की आवश्यकता हमें पड़ती है। इसलिए अनुसंधान के अनुसार सामाजिक दार्शनिक पक्षों का विवेचन भी हमें करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था क्यों की गई है, क्या कारण थे ऐसे, ये भी अनुसंधान का क्षेत्र हम ले सकते हैं, क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार हमने ये व्यवस्था आपको देने का प्रयास किया है। हमारी विशेष जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने माना कि हमें छात्रों का हित न हो, इसके कारण हमें ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था उनको करनी चाहिए। तो ये एक सोच उनमें विकसित हुई, उन्होंने ये सोचा कि बालकों को हम शिक्षा से कैसे जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने अनुसंधान किया, अनुसंधान के माध्यम से आपको घर बैठे पढ़ाई का हमने एक माध्यम सोचा और खोजा। इसके अंतर्गत आप घर बैठे बिना कोई कठिनाई से आप अपना अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे जो अनुसंधान है जो सामाजिक क्षेत्र में या शैक्षिक क्षेत्र में हमें करते रहना चाहिए और जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान होते रहने चाहिए। तो ये भी हमारे जो ज्ञानात्मक पक्ष के अनुसार भी अनुसंधान सामाजिक दार्शनिक पक्षों का विवेचन करते हैं। समस्या के समाधान एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो समस्या के समाधान एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुसंधान की विधियों का निर्धारण करना अति आवश्यक हो जाता है। तो समस्या के समाधान, उद्देश्यों की पूर्ति में अनुसंधान की विधियों का हमें निर्धारण करना चाहिए। हमें कौन से अनुसंधान में विधि का प्रयोग करें, किस विधि के माध्यम से अनुसंधान करना है और समस्या का समाधान किस विधि के द्वारा किया जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अनुसंधान की विधियों को अपनाते हैं। हम कई प्रकार के अनुसंधान विधियों को हम रिसर्च के अंतर्गत काम में लेते हैं और रिसर्च के काम में लेते उसका निर्धारण करते हैं, उसके अनुसार हम खोज करते हैं और खोज में इन ज्ञानात्मक जो उद्देश्य उनके अंतर्गत हम कार्य करते हैं कि समस्या का हम समाधान कर सके। जो भी हमारी समस्या, जो भी हमने टॉपिक लिया है, उन समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनके उद्देश्यों की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, किन विधियों का कब कैसे क्यों प्रयोग हम करें, कैसे करें, इनका भी निर्धारण हम पहले से सोच करके रखते हैं, पहले से निर्धारण करते हैं, पहले सिनॉप्सिस बनाते हैं। सिनॉप्सिस के अंतर्गत हम ये विधि का प्रयोग करेंगे, इन उपकरणों को हमें काम में लेंगे और इतने छात्रों पर ये प्रयोग किया जाएगा या कोई दार्शनिक हमारा जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हम ये जो टॉपिक है वो ले रहे हैं, उसके ऊपर हम विवेचन करेंगे। तो सारी चीज़ों का पहले निर्धारण करते हुए हमें विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये भी ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समस्या के प्रति समझदारी प्रदर्शित करना, और समस्या के प्रति समझदारी प्रदर्शित करना भी हमारा ये परम कार्य होता है, परम उद्देश्य होता है कि हम समस्या के प्रति समझदारी प्रदर्शित करें। जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमने टॉपिक लिया है, जो भी अनुसंधान के अंतर्गत या कार्यशाला के अंतर्गत जो भी हमने टॉपिक लिया है, समस्या के प्रति समझदारी हमें प्रदर्शित करनी चाहिए। कौन सी समस्या किस प्रकार से हम हल करें, कैसे उसको समझदारी पूर्वक उसको प्रदर्शित करते हुए उसका समाधान ढूंढें, किस प्रकार से समस्याओं से अवगत करा सके, उनके आंकड़ों को किस प्रकार से इकट्ठा कर सके और समस्याओं के प्रति हम किस प्रकार से अपने आप को उसमें ढाल सके, समायोजन कर सके। ऐसे समस्याओं के प्रति समझदारी प्रदर्शित करना भी हमारी ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो कार्यशाला के उद्देश्यों में हमने कई प्रकार की बातें आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसमें कठिन समस्याओं का समाधान ढूंढना भी हमारे एक उद्देश्य होता है और अनुसंधान के सामाजिक दार्शनिक पक्षों का विवेचन करना भी हमारा कार्य होता है कि हम दार्शनिक पक्षों का भी विवेचन करें और सामाजिक पक्षों का भी विवेचन करें। ये भी हमारे जो ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। समस्याओं के समाधान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अनुसंधान की विधियों का निर्धारण करने भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और समस्या के समझदारी प्रदर्शित करना भी हमारा इसमें उद्देश्य माना जाता है। तो इन बिंदुओं को मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत हम कार्यशाला में किन किन चीजों को हम ले सकते हैं। अगला आता है भावात्मक उद्देश्य।
भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम बात करें तो भावात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत अनुसंधान में विश्वास करना, हमें अनुसंधान में विश्वास करने के लिए भी हमें इसमें प्रेरित किया जाता है कि अनुसंधान जो भी हम खोज कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं या क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं, कार्यशाला में जो हमने टॉपिक लिया वो अनुसंधान में हमें क्या विश्वास करना चाहिए। हमें एक विश्वास के अंतर्गत हम उसके अंतर्गत हम कार्य कर सकते हैं। अगर अनुसंधान में हमें विश्वास नहीं कि इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, ये खोज मैं कर सकता हूँ और निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, जब तक हमें कोई भी रिसर्च का कार्य हम नहीं कर सकते। इसलिए अनुसंधान में हमेशा जो भी रिसर्च कर रहा है, जो भी विद्यार्थी रिसर्च कर रहा है या प्रशिक्षणार्थी रिसर्च कर रहा है या स्कॉलर कोई रिसर्च कर रहा है, उनको विश्वास होना चाहिए कि ये कार्य को मैं ठीक प्रकार से कर सकूंगा, इन समस्याओं को मैं समाधान कर सकूंगा। ऐसा विश्वास अनुसंधान में उनको होना चाहिए कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वो सत्यता पर आधारित होगा, जो भी मैं आंकड़े इकट्ठे कर रहा हूँ वो ठीक प्रकार से आंकड़े इकट्ठे कर रहा हूँ, उनका प्रयोग मुझे कब कैसे क्यों करना चाहिए, कौन सी विधि को कब कैसे प्रयोग में लाना चाहिए, किन उपकरणों को हमें प्रयोग में लाना चाहिए, अनुसंधान के विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि अनुसंधान पर हमें विश्वास होना चाहिए। ये भावात्मक जो उद्देश्य उनके अंतर्गत आता है। तात्कालिक समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, तात्कालिक समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना भी हमारा एक अहम उद्देश्य हो जाता है कि तात्कालिक जो समस्या है हमारी उनके प्रति भी हमें जागरूक रहना चाहिए, जागरूकता पैदा करनी चाहिए। जो भी हमारी तात्कालिक है, पहले की समस्या है, अब की समस्या, उन तात्कालिक समस्याओं के प्रति भी हमें जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि क्या गुजर गया, क्या घटनाएं घटित हो गई, उनमें जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक हम अनुसंधान नहीं कर सकते। ये भावात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। जो भी छात्र है उनके प्रति, उन समस्या के प्रति जागरूकता करें, जानकारी प्रदान करें, और जानकारी जब तक नहीं होगी उनमें जागरूकता नहीं आएगी। इसलिए हमें जानकारी पैदा करने के लिए जागरूकता को अपनाना अति आवश्यकता हो जाता है। तो तात्कालिक समस्याओं के प्रति हमें विद्यार्थियों को, रिसर्च स्कॉलरों को, प्रशिक्षणार्थियों को या कार्यशाला में जो भी पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं उनको, या जो भी हमारे उसमें प्रोफेसर या जो भी कार्यशाला में सहभागिता अपना रहे हैं उनके लिए जागरूकता पैदा करना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऐसी चीजों के अंतर्गत हमें समय समय पर कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए ताकि समस्याओं से हम जागरूक हो सके। तो अनुसंधान के अंतर्गत कई प्रकार के भावात्मक उद्देश्यों को हम देखें तो हमें समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना भी अति आवश्यक हो जाता है। अनुसंधान प्रक्रिया की प्रशंसा करना, और अनुसंधान प्रक्रिया की प्रशंसा करना भी हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि जो भी अनुसंधान हम कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया की प्रशंसा करना, कि जो भी हम अनुसंधान कर रहे हैं वो ठीक प्रकार से कर रहे हैं और ये आगे जाकर ये लाभप्रद होगा, ऐसी प्रशंसा करना भी हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। ये भी भावात्मक उद्देश्य है, क्योंकि अनुसंधान और खोज जब हम करते हैं, खोज करते हैं तो उसको लक्ष्य को लेकर के, ये निष्कर्ष रूप में जो भी हमने निष्कर्ष निकाला वो भावी जीवन के लिए क्या उपयोगी है, इसका क्या आगे जाकर लाभ मिल सकता है, ऐसे अनुसंधान प्रक्रिया की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, तभी हमारे ठीक प्रकार से जो उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। वर्तमान समस्या के प्रति जागरूक करना, और जो भी वर्तमान समस्या आज जो समस्या चल रही है उसके प्रति भी हमारी कार्यशाला में भावात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत अनुसंधान में समस्या के प्रति जागरूक करनी चाहिए। आज की विषम परिस्थिति, पहले की परिस्थितियां अलग थी और वर्तमान परिस्थितियां अब अलग हैं। उन वर्तमान समस्या के प्रति भी बालक बालिकाओं को, रिसर्च स्कॉलरों को कई प्रकार की जो जागरूकता है वो हमें समय समय पर अपनानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम जागरूकता के अंतर्गत उस चीज से नहीं जोड़ेंगे, उसकी जानकारी हम नहीं देंगे, उनको पता नहीं चलेगा, तब तक उन समस्याओं के बारे में वो जानकारी नहीं रख पाएंगे। इसलिए हम वर्तमान समस्या के प्रति जागरूक उनको करना जरूरी है। आज वर्तमान समय में कई प्रकार की समस्याएं हमारे समाज में आ रही है। समस्याओं को शैक्षिक क्षेत्र में कई प्रकार से समस्याएं आ रही है, धार्मिक क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं आ रही है, राजनीतिक क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं आ रही है, आर्थिक क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं आ रही है, और आपके आध्यात्मिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हमारी आ रही है, और सामाजिक जीवन में कई प्रकार की समस्या। तो उन वर्तमान समस्या के प्रति जो वर्तमान में आज चल रहा है उनमें जागरूकता करना अति आवश्यक हो जाता है। जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, वो समस्याओं से अवगत नहीं हुए और उनकी समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से कर पाएंगे, जब तक वो जागरूक रहेंगे, वो अपनी समस्या को नहीं पहचाने। इसलिए वर्तमान समय में उनको समस्याएं बताएं और समस्या के बारे में फिर क्रियात्मक अनुसंधान करें और फिर कार्यशाला में उनको समाधान करने का प्रयास करें। ऐसे वर्तमान समस्या के प्रति भी लोगों को, विद्यार्थियों को जागरूक करना चाहिए। तो ये भी भावात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत हमारा आता है।
तो मैंने एक एक बिंदु को भावात्मक उद्देश्यों में समझाने का प्रयास किया है। तो कार्यशाला के उद्देश्यों में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जो पक्ष हमने लिया, जिसमें भावात्मक में अनुसंधान में विश्वास करना अति आवश्यक, जो भी हम रिसर्च करें उसमें विश्वास करना अति आवश्यक हो जाता है। और तात्कालिक जो समस्या उनके प्रति भी हमें जो जागरूकता वो पैदा करनी चाहिए। अनुसंधान प्रक्रिया की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। जो भी खोज करें, कोई भी खोज करता है, अनुसंधान करता है, उनकी हमेशा अपने दिल में प्रशंसा होनी चाहिए कि वो कार्य ठीक है, इसका लाभ उसका आगे जाकर के मिलेगा। जो भी हम अनुसंधान करते हैं उसका कहीं ना कोई अच्छा लाभ प्राप्त होता है, इसलिए अनुसंधान की जाता है। ये भी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। वर्तमान समस्या के प्रति भी सबको सचेत करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, जागरूक रैली निकालनी चाहिए। उस समस्याओं का या क्रियात्मक अनुसंधान में उन चीजों को बताना चाहिए, जागरूकता के प्रति सचेत करने की बातें बतानी। तो ये भावात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत। क्रियात्मक अगर बात हम देखें तो क्रियात्मक अनुसंधान में भी कई प्रकार की बातें जो कार्यशाला के उद्देश्यों में बताई गई है। उसमें अनुसंधान की समस्याओं का चयन एवं निर्धारण करना, जो भी अनुसंधान की समस्याओं का चयन करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, कैसे उसका निर्धारण करना चाहिए। तो अनुसंधान की समस्त समस्याओं का चयन करें, कौन कौन सी अनुसंधान की समस्या है, उनको किस प्रकार से हम चयन करें, उनका निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं, निर्धारण करते हुए उन समस्याओं का हल किस प्रकार से कर सकते हैं। ये सारी बातें हमारी आनी चाहिए। ये क्रियात्मक अनुसंधान में जब हम कार्य करते हैं तो उसमें अनुसंधान की समस्त समस्याओं का चयन किया जाता है। कौन सी ऐसी समस्या है, उनका हमें कैसे निर्धारण करता है, उसका समाधान हम कैसे ढूंढ सकते हैं, ये क्रियात्मक के अंतर्गत आता है। क्योंकि जो कार्यशाला है वो क्रियात्मक रूप से ही संपन्न करने के लिए, क्रियात्मक कार्य के लिए, समस्याओं के समाधान, छोटी मोटी समस्या उनके समाधान के लिए हम कार्य करते हैं। इसलिए हम क्रियात्मक अनुसंधान समस्याओं को भी ध्यान देना चाहिए। ये बातें भी हमें कई प्रकार की बातें आती हैं। अनुसंधान करने की योग्यता, अनुसंधान करने की योग्यता का विकास भी हमें क्रियात्मक अनुसंधान करने के अंतर्गत आता है कि अनुसंधान करने की योग्यता किस प्रकार से विकसित की जाए, कि हमें अनुसंधान करने की योग्यता हमारी होनी चाहिए, किस प्रकार से हम खोज कर सकते हैं, उसका विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किन किन उद्देश्यों को हम लेकर के करते हैं, कितने हमें उसमें उपकरण में हमें कई प्रकार के जो टूल्स की आवश्यकता पड़ती है वो कौन कौन सी होती है, या हमें कितने लोगों पर इसका अनुसंधान हमें करना है, किस समस्या पर हम अनुसंधान करता है, इसकी योग्यता का विकास भी हमें क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। तो जब तक क्रियात्मक अनुसंधान हम कार्य नहीं करेंगे, उसमें हम समस्याओं को दूर नहीं करेंगे, उसकी खोज के प्रति उसमें हमें कई प्रकार से कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमें ये वर्कशॉप का कोई हमें फायदा नहीं होगा। इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हम वर्कशॉप आयोजित करते हैं ताकि हम मिल बैठ करके इन सारी चीजों की समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। इसलिए अनुसंधान करने की योग्यता का विकास भी इसके अंतर्गत किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान में। उपकरण के चयन की जानकारी प्राप्त करना, उपकरण के चयन की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हमें कई प्रकार के जो उपकरण चयन है, हमें कौन कौन से उपकरण हमें लेने चाहिए, किन उपकरण का प्रयोग कब, कैसे और क्यों किया जाए और कब किया जाए, ऐसे उपकरणों का चयन हमें पहले से निर्धारित करना चाहिए। जैसी समस्या है और उसी प्रकार से उपकरण हमें टूल लेने चाहिए और उसके अनुसार ही हमें उनका प्रयोग करते रहना चाहिए। जब तक हम इनका चयन नहीं करेंगे, उपकरणों का चयन नहीं करेंगे, तब तक अनुसंधान करना असंभव हो जाता है। इसलिए हमें उपकरणों का चयन की जानकारी भी हमें होनी चाहिए, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान जब हम करते हैं तो उपकरणों की जानकारी भी हमें रहनी चाहिए और उपकरणों का प्रयोग हम ठीक प्रकार से किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्रियात्मक अनुसंधान में हमें जानकारी दी जाती है। उस जानकारी को हम प्राप्त कर सकते हैं, इनमें सीख सकते हैं और जब भी अनुसंधान हम करते हैं उन उपकरणों का प्रयोग भी हमें ठीक प्रकार से इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। इसलिए हमें सारी चीज क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में सिखाई जाती है। एक कार्यशाला का उद्देश्य होता है कि हम समय समय पर इनको सीखें और फिर हम इनका समाधान करें। संबंधित साहित्य का संरक्षण करना, और संबंधित साहित्य का संरक्षण करना, जो भी हम संबंधित साहित्य है, जो भी हमें इनसे रिलेटेड कोई संबंधित साहित्य है, उनका संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, किस प्रकार से उपयोग ले सकते हैं, संबंधित साहित्य का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जो भी संबंधित साहित्य हमने उसमें समाहित करके उसमें सम्मिलित किया है, संबंधित साहित्य से हमने कुछ सीखा है, संबंधित साहित्य का प्रयोग हम
किस प्रकार से उसमें समाहित किया है, तो संबंधित साहित्य का हमें संरक्षण करना भी हमें आना चाहिए। ये सब कार्यशाला के जो उद्देश्य उनमें सिखाया जाता है कि किस प्रकार के संबंधित साहित्य का संरक्षण हम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जानकारी ले सकते हैं, कौन कौन से संबंधित साहित्य पर रिलेटेड विषय सामग्री को समृद्ध कर सकते हैं, और किस प्रकार से विषय सामग्री को संजो करके हम किस प्रकार उसका संरक्षण कर सकते हैं। ये सारा जो कार्यक्रम है वो कार्यशाला के उद्देश्यों में सम्मिलित किया जाता है। तो मैंने कई प्रकार की जानकारी आपको कार्यशाला वर्कशॉप के अंतर्गत देने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत मैंने कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्ति और कार्यशाला के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इन उद्देश्यों में किन किन उद्देश्यों को हम शामिल कर सकते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य को लेकर के हम किन किन और उद्देश्यों को इसमें सम्मिलित करते हुए समस्याओं का चयन करते हुए किस प्रकार उनका निर्धारण कर सकते हो, समाधान कर सकते हैं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य केवल रिसर्च के लिए, कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बच्चों को कार्यशाला के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, कई कठिनाइयों के समाधान करने के लिए, क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए किस प्रकार कार्यशाला का आयोजन किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, उनके द्वारा किस प्रकार से संचालन किया जाए, किस प्रकार से ऑर्गेनाइजर बनाए जाए, किस प्रकार से विशेष जो विशेषज्ञ उनको विषय के एक्सपर्ट उनको बुलाया जाए, और किस प्रकार पार्टिसिपेंटों को सहभागिता के लिए अपनाया जाए। ये सारी जो व्यवस्था है वो कार्यशाला के अंतर्गत आती है। तो मैंने कार्यशाला के जो वस्तुतः जो कार्य है उसके अंतर्गत क्रियात्मक जो कौशल है का क्षेत्र जो इसके अंतर्गत माना जाता है, इसमें क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत इस कौशल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम वर्कशॉप का जो आयोजन कर सकते हैं। इसमें क्रियात्मक तरीके से छोटी छोटी समस्याओं का जो मिल बैठ करके कार्यशाला आयोजित करके हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में क्रियात्मक रूप से जो भी हमारी समस्या हमने ली है उसको हम समस्याओं को देखते हुए उनको समाधान कर सकते हैं। अनुसंधानकर्ता जो भी होते हैं उसमें क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, इनका कार्य करते हैं, और अपना जो अनुसंधान का कार्य वो ठीक प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत वो व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हुए किया जाता है। कार्यशाला में एक बात का ध्यान विशेष दिया जाता है कि हम के अनुसंधान को किन किन क्षेत्रों में कर रहे हैं, कौन सी हमारी समस्या है, उनमें किस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, और कब, कहाँ, कैसे इसका प्रयोग किया जाए, ये अनुसंधान में हमें सिखाया जाता है, ये कार्यशाला में सिखाया जाता है, और ये वर्कशॉप में सिखाया जाता है कि कब, कहाँ और कैसे इसका प्रयोग में लाया जाए। तो सारी चीज़ों को आप गहनता से जो वर्कशॉप में समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में वर्कशॉप का आयोजन करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वर्कशॉप के बिना हम किसी भी समस्या का समाधान करने में असफल हो जाते हैं। इसलिए हमें वर्कशॉप का पूरी प्रक्रिया को जानना, वर्कशॉप के कार्य की प्रक्रिया को जानना भी हमें अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमें कन्वीनर के द्वारा जो भी व्यवस्था है उसको समझना चाहिए, किस प्रकार से इसका आयोजन किया जाए, ऑर्गेनाइजर किस प्रकार से इसको व्यवस्थित कर रहे हैं, किस प्रकार विशेषज्ञ इसको कार्य कर रहे हैं, और सहभागी पार्टिसिपेंट किस प्रकार से भाग ले रहे हैं, और क्या वो विशेष सामग्री उसमें बना करके लाए, इन चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और अनुसंधान की समस्त समस्याओं का चयन, इनका निर्धारण जो चयन है उसको हमें समय समय पर करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी होता है कि अनुसंधान की समस्त समस्याओं का चयन हम करें। जो भी हमारी अनुसंधान की समस्या इसके अंतर्गत ले रहे हैं उसका चयन हमें ठीक प्रकार से करना चाहिए, टॉपिक हमें ठीक प्रकार से लेना चाहिए, उसकी सिनॉप्सिस भी हमें ठीक प्रकार से बनानी चाहिए, और उसके समाधान के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। निर्धारित जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो हमें करना चाहिए। इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कार्यशाला में जो भी रिसर्च स्कॉलर है उनको भाग लेना चाहिए, ताकि वो उनको निर्धारण करने के लिए, इन समस्याओं को, क्रियात्मक अनुसंधान को समझने के लिए, अनुसंधान को ठीक प्रकार से करने के लिए, और अपने अनुसंधान की समस्याओं का चयन करने को, निर्धारण करने को ठीक प्रकार से वो समझ जाए। ऐसी प्रक्रिया उनको समय समय पर अपनानी चाहिए। अनुसंधान की योग्यता का विकास भी वो अपने समय पर करें। अनुसंधान के जो करने का तरीका है, अनुसंधान कार्य को किस प्रकार से वो व्यवस्थित करें, किस प्रकार से उसको निर्धारण करें, किस प्रकार से वो ठीक प्रकार से आंकड़ों को इकट्ठा करें, किस प्रकार तथ्यों को इकट्ठा करें, और आंकड़ों को इकट्ठा किस प्रकार वो प्रयोग करें, और प्रयोग करने के बाद किस प्रकार से निष्कर्ष वो निकालें। इन सारी चीज़ों का जो अनुसंधान की योग्यता है उनका विकास भी हमें रिसर्च स्कॉलर में करना चाहिए। ये भी बात की जानकारी उनको दे देनी चाहिए।
टूल का प्रयोग भी हमें, उपकरणों का प्रयोग भी हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। जब तक हमें उपकरण नहीं होंगे तब तक हम अनुसंधान करने में असफल होंगे। इसलिए अनुसंधान की सफलता के लिए उपकरणों का प्रयोग भी समय पर करना चाहिए, और समय पर करते हुए तभी वो अनुसंधान सफल होगा जब हम अच्छे उपकरणों का प्रयोग उसमें करेंगे, निर्धारित उपकरणों का प्रयोग करेंगे। और फिर जिसके बाद संबंधित साहित्य का जो हमें संरक्षण है वो भी हमें समय समय पर करते रहना चाहिए, संरक्षण का प्रयोग करना चाहिए, और इनका प्रयोग करते हुए हम अच्छी कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं। आशा ही पूर्ण विश्वास है कि मैंने कार्यशाला जो आपको बताई है आपकी ठीक समझ में आएंगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।